सेकंड और थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के शोलो ने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को झुलसा दिया था। इन्हीं जंगों से 3 नाम उभरे जो डर और रिस्पेक्ट दोनों कमांड करते थे। द लेजेंडरी सानिन, जिराया द टोड सेज, सुनाडे द स्लग प्रिंसेस और ओरोचिमारू द स्नेक मास्टर। उन्होंने कोनोहागाकुरे के लिए ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जो किस्सों का हिस्सा बन गई, लेकिन जीत की कीमत भारी थी। हर एक सानिन ने कुछ ऐसा खोया जो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था और उनकी आत्मा पर ऐसे घाव लगे जो वक्त भी नहीं भर सका। ओरोचिमारू, जिसका दिमाग छुरी से भी तेज था, उसने मौत को करीब से देखा था, अपने पेरेंट्स की, अपने कॉमरेड्स की। उसके लिए लाइफ एक कमजोर बत्ती थी जो कभी भी बुझ सकती थी। इसीलिए उसने एक ही सच को अपनाया, इमोर्टैलिटी। वो कोनोहा छोड़कर अंधेरे में उतर गया, ऐसी नॉलेज की तलाश में जिसे फॉरबिडन माना जाता था। उसने अनजान देशों में ट्रैवल किया, ह्यूमन बॉडीज पर ग्रोरसम एक्सपेरिमेंट्स किए और ऐसी जुत्सु सीखी जो इंसानियत की हर हद को पार करती थी। उसका गोल अब कोनोहा को एज ए शिनोबी सर्व करना नहीं, बल्कि खुद मौत को ही डिफीट करना था, इमोर्टल बनकर। सुनाडे, फर्स्ट होकागे की ग्रैंड डॉटर, उसने भी दिल तोड़ देने वाला लॉस झेला था। उसने अपने छोटे भाई नावाकी को खोया और फिर उस इंसान को जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, दैन कातो। दोनों ही जंग की भेंट चढ़ गए। उनकी लाशों को देखकर उसका मेडिकल निंजुत्सु पे भरोसा उठ गया। उसका दिल इतना टूटा कि उसने होमोफोबिया डेवलप कर लिया, खून का डर। वो विलेज छोड़कर चली गई, अपनी यादों से भागती हुई। उसने अकेलापन और दुख को भुलाने के लिए गैम्बलिंग और शराब का सहारा लिया, एक लेजेंड जो अब सिर्फ अपनी परछाई बनकर रह गई थी। और जिराया, जो हमेशा से एक फ्री स्पिरिट था, उसने भी अपने हिसाब का अंधेरा देखा था। अपने स्टूडेंट मिनातो और उसकी पत्नी कुशिना की मौत, अपने बेस्ट फ्रेंड ओरोचिमारू का अंधेरे में खो जाना और आने वाली प्रोफेसी का भी बोझ, ये सब उसके कंधों पर था। वो भी कोनोहा से दूर चला गया, अकेलेपन में जीने लगा। उसने अकात्सुकी पर स्पाई करना शुरू किया और अपना दुख भुलाने के लिए अपनी ईचा ईचा सीरीज लिखने में वक्त गुजारा, दुनिया को एक मास्क के पीछे से देखते हुए। 3 लेजेंड्स, 3 टूटी हुई किस्मतें, उनके जाने से कोनोहा में एक खालीपन सा छा गया, एक ऐसी कमी जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता था। साल बीत गए, कोनोहा में जिंदगी चलती रही जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में हुआ। फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे और उनकी पत्नी कुशिना उजुमाकी ने एक बेटे को जन्म दिया, नारुतो। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकी। एक मास्क मैन ओबिटो उचिहा ने विलेज पर अटैक किया और 9 टेल डीमन फॉक्स कुरोमा को अनलीश कर दिया। अपने बेटे और विलेज को बचाने के लिए मिनाटो और कुशिना ने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दी, कुरोमा को अपने ही बेटे के अंदर सील करते हुए। नारुतो एक हीरो पैदा हुआ था, लेकिन उसी रात वो एक ऑर्फन भी बन गया। पहले 3 साल नारुतो का बचपन बिल्कुल अकेला था। विलेज के लोग उससे दूर रहते थे, उसकी तरफ नफरत और डर से देखते थे। वो उनके लिए एक डीमन फॉक्स का कंटेनर था, फोर्थ होकागे का लेगेसी नहीं। उसे कोई हैप्पी बर्थडे नहीं कहता था, कोई उसे हग नहीं करता था। वो एक छोटा सा बच्चा था जो पूरी दुनिया में अकेला था। लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने करवट ली। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम हिरोजन सारुटोबी द थर्ड होकागे अपने ऑफिस में बैठे थे, कोनोहा के ऊपर सूरज को ढलते हुए देख रहे थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक ऑनबू मेंबर अंदर आया, उसकी आवाज में हैरानी थी। लॉर्ड थर्ड, वो लौट आए हैं। एक एक करके 3 फिगर्स होकागे ऑफिस में दाखिल हुए। हिरोजन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी। सालों बाद दी 3 लेजेंडरी सानिन एक साथ अपने विलेज कोनोहागाकुरे में खड़े थे। ओरोचिमारू सबसे आगे था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी कोल्ड ब्लडेड एम्बिशन नहीं थी। उसमें एक अजीब सी थकान और शायद पछतावा था। उसने अपने क्वेश्चन फॉर इमोर्टैलिटी में सब कुछ देख लिया था। उसने देखा कि अनंत जीवन का मतलब अनंत अकेलापन भी हो सकता है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वो मौत के इतने करीब आ गया था कि उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी लाइफ एक इल्यूजन के पीछे बर्बाद कर दी। उसने रियलाइज किया कि लेगेसी बॉडीज में नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशन के माइंड्स में बनती है। सेंसे, उसकी आवाज जो सालों से सांप की तरह हिस करती है, आज शांत थी। मैं कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने नहीं, उसके बेनिफिट के काम करने आया हूँ।
हिरुzen ने अपने स्टूडेंट को देखा जिस पर उसने कभी गिव अप कर दिया था। उसे उसकी आंखों में सिंसियरिटी दिखी। एक बूढ़े टीचर का दिल पिघल गया। उसने ओरोचिमारू को ना सिर्फ माफ किया बल्कि उसे विलेज के साइंटिफिक लेबोरेटरी में काम करने के लिए परमिशन भी दे दी, लेकिन स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंडर। फिर सुनाडे आगे आई। उसके चेहरे पर अब वो बिटरनेस नहीं थी। उसने भी एक टर्निंग पॉइंट फेस किया था। एक छोटे से टाउन में उसने एक बच्चे को मरते हुए देखा था और उससे डैन और नावाकी की याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि भागने से उसका जख्म नहीं भरेंगे, असली हीलिंग दूसरों की मदद करने में है। उसने आकर कहा, मैं बहुत साल शराब और गैम्बलिंग में बर्बाद कर चुकी हूँ। अब मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। मैं कोनोहा हॉस्पिटल को दोबारा ज्वाइन करना चाहती हूँ। और आखिर में जिराया था। उसका चेहरा आम दिनों से ज़्यादा सीरियस था। वो नारुतो के लिए लौटा था। उसे पता था कि मिनाटो का बेटा यानी उसका गॉडसन बिल्कुल अकेला बड़ा हो रहा है। वो अपने स्टूडेंट मिनाटो से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता था। मैं उस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकता सेंसे। मैं यहाँ नारुतो के लिए आया हूँ। उसी दिन जिराया सबसे पहले उस छोटे से टूटे फूटे अपार्टमेंट में गया जहाँ नारुतो रहता था। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा एक छोटा सा ब्लोंड हेयर वाला बच्चा फर्श पर बैठा था। एक्सपायर्ड मिल्क का कार्टून देख रहा था। नारुतो ने डर से ऊपर देखा। उसे लगा कोई उसे फिर से डांटने आया है, लेकिन जिराया मुस्कुराया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हे बच्चे, मैं जिराया हूँ, तुम्हारे डैड का एक पुराना दोस्त। चलो तुम्हें कुछ अच्छा रैमन खिलाता हूँ। पहली बार नारुतो की आंखों में आंसू थे, मगर वो पहली बार खुशी के आंसू थे। वो एक स्ट्रेंजर का हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़ा। उस दिन नारुतो ने पहली बार जाना कि हैप्पी होना कैसा फील होता है। जिराया शायद बेस्ट केयर टेकर तो नहीं था। उसकी रिसर्च थोड़ी अजीब चीज़ों के बारे में होती थी, जिस वजह से कभी कभी नारुतो भी फंस जाता था और वो कभी कभी ट्रेनिंग के बीच में गायब हो जाता था। लेकिन नारुतो के लिए वो उसकी पूरी दुनिया था। नारुतो ने उसे परवी सेज बुलाना शुरू कर दिया और उनके बीच एक रिश्ता बन गया, एक बाप बेटे जैसा। कोनोहा में रहते हुए सुनाडे अक्सर दूर से जिराया और नारुतो को देखती थी। वो पार्क में ट्रेनिंग करते, रामन शॉप पर हंसते और कभी कभी जिराया नारुतो को कंधे पर उठाकर घर ले जाता जब नारुतो थक जाता। उस छोटे से लड़के की नीली आंखों में, उसके बिना सर पैर की बातों में और उसकी डिटर्मिनेशन में सुनाडे को अपना भाई नावाकी और अपना प्यार तैन दिखता था। दोनों ही होकागे बनना चाहते थे, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाई। जिराया नारुतो को ताइजुत्सु की बेसिक स्टांसेस सिखा रहा था और नारुतो बार बार गिर रहा था। सुनाडे उनके पास आई। तुम्हारा स्टांस गलत है जिराया, ऐसे तो ये बच्चा अपने आप को कभी चोट पहुंचा देगा। जिराया ने उसे देखकर एक अजीब सी स्माइल दी। तो फिर आकर सिखाओ हमें। उस दिन से सुनाडे भी नारुतो की लाइफ का हिस्सा बन गई। जिराया और सुनाडे मिलकर नारुतो को रेस करने लगे। उनकी पेरेंटिंग स्टाइल अजीब थी। जिराया उसे शिनोबी टैक्टिक्स, सर्वाइवल स्किल्स और निंजुत्सु की बेसिक सिखाता। सुनाडे उसे प्रिसाइज चाक्रा कंट्रोल, ताइजुत्सु और मेडिकल नॉलेज देती। उनकी आपस में बहस होती रहती थी। इसे इतनी रामन मत खिलाओ जिराया, इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। ओह प्लीज सुनाडे, थोड़ा फन भी जरूरी है। तुम इसे सिर्फ पढ़ाई कराती रहती हो। नारुतो के लिए ये सब एक सपने जैसा था। उसके पास अब एक परवीसेज डैड और एक ग्रैनी सुनाडे मॉम थी। वो अब अकेला नहीं था। उनकी ट्रेनिंग सेशन को अक्सर एक और शख्स देखता था, ओरोचिमारू, अपनी लेबोरेटरी की खिड़की से। वो नारुतो को ट्रेन करते हुए ऑब्जर्व करता। वो उस बच्चे से फैसिनेट हो गया था। नारुतो का चाक्रा रिजर्व अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल उसकी माँ कुशीना की तरह, और उसके अंदर कुरामा की इमेंस पावर भी थी। उसमें एक ऐसी लाइफ फोर्स थी जो ओरोचिमारू ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उसमें ग्रेट पोटेंशियल देखा। एक दिन जब नारुतो रसेंगन बनाने की कोशिश में बार बार फेल हो रहा था, ओरोचिमारू उसके पास आया। उसने एक स्क्रोल निकाला। उजुमाकी चाक्रा आम तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल है, ये ट्राई करो। उस स्क्रोल में ऐसे चाक्रा कंट्रोल एक्सरसाइजेस थी जो स्पेशली उजुमाकी क्लैन के लिए डिजाइन की गई थी। जिराया और सुनाडे हैरान थे, लेकिन ओरोचिमारू ने एक्सप्लेन किया, मैं इस विलेज की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता हूँ और ये लड़का कोनोहा का फ्यूचर है। इस तरह तीनों लेजेंडरी सानिन ने मिलकर नारुतो को ट्रेन करना शुरू कर दिया।
वो नारुतो के 3 सेंसे बन गए। जिराया ने उसे निंजुत्सु और सेज आर्ट्स की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। सुनाडे ने उसे फिजिकली पावर हाउस बनाया और मेडिकल निंजुत्सु की नींव रखी। और ओरोचिमारू अपने यूनिक और ऑफन क्रीपी मेथड से उसे उन चीज़ों के बारे में सिखाता जो एकेडमी की किताबों में नहीं थी। एलिमेंटल मैनिपुलेशन, एडवांस जुत्सु थ्योरी और दुश्मन की साइकोलॉजी को समझना। सोचो नारुतो, ओरोचिमारू कहता है, अगर एक सांप अपने शिकार को पकड़ना चाहता है तो वो सीधा अटैक नहीं करता, वो वेट करता है, सही मौके का इंतजार करता है। नारुतो तीनों से सीखकर एक प्रोडिजी बन गया। एकेडमी में वो बेस्ट स्टूडेंट था, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स और उसका कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर था। सोचो नारुतो, ओरोचिमारू कहता है, अगर एक सांप अपने शिकार को पकड़ना चाहता है तो वो सीधा अटैक नहीं करता, वो वेट करता है, सही मौके का इंतजार करता है। नारुतो तीनों से सीखकर एक प्रोडिजी बन गया। एकेडमी में वो बेस्ट स्टूडेंट था, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स और उसका कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर था। यहाँ तक कि उचिहा क्लैन का जीनियस सास्के भी उससे पीछे था। दोनों में एक फियर्स राइवलरी थी, लेकिन इस बार ये नफरत नहीं बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस थी। एक रात वही ट्रेजेडी हुई जो होनी थी। इताची उचिहा ने अपने पूरे क्लैन को स्लॉटर कर दिया, सिर्फ अपने छोटे भाई सास्के को जिंदा छोड़कर। ये घटना बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह हुई। सास्के टूटा हुआ, अकेला और नफरत से भर गया था। लेकिन इस टाइमलाइन में एक फर्क था। जब सास्के अकेले ट्रेनिंग ग्राउंड पर रो रहा था, ओरोचिमारू उसके पास आया। उसने सास्के के कंधे पर हाथ रखा। उसने उसमें खुद का बचपन देखा था। एक अकेला बच्चा जिसका सब कुछ छिन गया हो। नफरत एक पावरफुल टूल है सास्के, लेकिन बिना गाइडेंस के ये खुद यूजर को ही जला देती है। मैं तुम्हें स्ट्रांग बनने में हेल्प करूंगा। ओरोचिमारू ने सास्के को अपनी विंग में ले लिया क्योंकि अब वो कोनोहा का एक ट्रस्टेड मेंबर था। हिरोजन ने भी इसकी परमिशन दे दी। ओरोचिमारू ने सास्के को ट्रेन करना शुरू किया, उसे उसकी नफरत को चैनल करना सिखाया, उसे एक डेडली वेपन में बदलना सिखाया, ना कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फोर्स में। इस दौरान ओरोचिमारू ने अपनी रिसर्च जारी रखी, लेकिन अब वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट नहीं करता था। उसने सालों तक कुरोमा के चाक्रा और अपने कर्स सील के डेटा पर काम किया। उसने एक स्पेशल कर्स सील डेवलप किया जो स्पेसिफिकली 9 टेल्स के चाक्रा के साथ कंपैटिबल था, एक ऐसी पावर जो नारुतो की एबिलिटीज को कई गुना बढ़ा सकती थी। वक्त बीता। नारुतो और सास्के काकाशी हाटाके के अंडर टीम 7 के मेंबर्स बने। साकुरा भी टीम में थी और सुनाडे की पर्सनल स्टूडेंट होने के नाते वो भी पहले से काफी स्ट्रांग थी। नारुतो इस स्टेज पर ओरिजिनल स्टोरी से कहीं ज्यादा पावरफुल था। वो पहले से ही रसेंगन मास्टर कर चुका था, सुनाडे से बेसिक मेडिकल टेक्निक्स सीख चुका था और ओरोचिमारू की वजह से उसके पास एडवांस निंजुत्सु का नॉलेज था। उसका बैटल आईक्यू भी बहुत हाई हो गया था। जब टीम 7 अपने पहले सी रैंक मिशन पर लैंड ऑफ वेव्स गए तो उनका सामना जाबुजा मोमोची और हाकू से हुआ। इस बार फाइट बहुत अलग थी। जब हाकू ने अपनी डेमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल टेक्निक यूज की, नारुतो फंसा नहीं। ओरोचिमारू ने उसे ऐसी सेंसरी टेक्निक सिखाई थी जिससे वो चाक्रा की माइन्यूट फ्लक्चुएशंस को भी सेंस कर सकता था। उसने हाकू के रियल बॉडी की लोकेशन तुरंत पता कर ली और एक पावरफुल रसेंगन से उसके आइस मिरर्स को शैटर कर दिया। हाकू और जाबुजा भी आसानी से हार गए। काकाशी एक सुपर पावर्ड नारुतो और एक हाईली ट्रेन सास्के के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। विलेज लौटने के बाद चुनिन एग्जाम शुरू हुए। इस टाइमलाइन में ओरोचिमारू गुड साइड पर था, इसीलिए कोनोहा क्रश अटैक हुआ भी नहीं। एग्जाम्स शांति से आगे बढ़े। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले ओरोचिमारू ने अपने दोनों स्टूडेंट्स को एक गिफ्ट दिया। उसने सास्के को कर्स सील ऑफ हेवन दिया उसकी पावर को अनलॉक करने के लिए, और उसने नारुतो को अपना स्पेशल 9 टेल्स कंपैटिबल कर्स सील दिया जिसमें उसने अपना खुद का चाक्रा भी इन्फ्यूज किया था। इसे तभी यूज करना जब कोई और ऑप्शन ना बचे। नारुतो। चुनिन एग्जाम फाइनल्स का सबसे अवेटेड मैच था नारुतो उजुमाकी वर्सेस सास्के उचिहा। ये एक एपिक बैटल थी। दोनों ने ऐसी टेक्निक्स यूज की जो कैनिन लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर थी। सास्के ने चिदोरी और शारिंगन का बेहतरीन इस्तेमाल किया, जबकि नारुतो ने अपने क्लोन्स, रसेंगन और जबरदस्त ताइजुत्सु का यूज किया। आखिर में एक फाइनल क्लैश में रसेंगन वर्सेस चिदोरी नारुतो जीत गया। वो अपनी जनरेशन का पहला चुनिन बना। अगले 3 साल एक इंटेंस ट्रेनिंग मॉन्टेज थे। नारुतो ने तीनों लेजेंडरी सानिन के अंडर अपनी लिमिट्स को पुश किया। सुनाडे के साथ
उसने मेडिकल निंजूत्सु मास्टर किया। उसका चाक्रा कंट्रोल इतना परफेक्ट हो गया कि वो बिना हाथ लगाए घाव भर सकता था। आखिर में उसने अल्टीमेट रीजनरेटिव टेक्निक दी प्याकुया सील उसे भी मास्टर कर लिया, बिल्कुल सुनाडे की तरह। जिराया के साथ वो माउंट म्योबोकू गया। वहाँ उसने टोड सेजेस से सेज मोड सीखा और उसे परफेक्ट किया। उसने अपने रसेंगन से कई वेरिएशंस बनाए जिसमें रशियन शुरिकन भी शामिल था, जिसे वो अब बिना किसी साइड इफेक्ट्स के भी यूज कर सकता था। ओरोचिमारू के साथ उसने अपने कर्स सील को कंट्रोल करना सीखा। ओरोचिमारू ने उसे रियुची केव भी ले जाकर एक यूनिक स्नेक सेज मोड सिखाया जो टोड सेज मोड से बिल्कुल अलग था। साथ ही ओरोचिमारू ने उसे कुछ मोरली ग्रे फॉरबिडन टेक्निक्स भी सिखाए जिसमें एडो टेंसे यानी मरे लोगों को जिंदा करने की टेक्निक भी शामिल था, इस शर्त पर कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए करेगा। इन 3 सालों में नारुतो इतना पावरफुल हो गया कि उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्योंकि ओरोचिमारू विलेज में था। सास्के को बदला लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने ओरोचिमारू और ककाशी के अंडर ट्रेन किया, अपने नफरत को एक शार्प वेपन बनाते हुए। तभी अकात्सुकी ने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। उन्होंने एक्टिवली टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उनका सामना सिर्फ कुछ जोनिन से नहीं बल्कि कोनोहा के सानिन, 2 सुपर पावर्ड स्टूडेंट्स और एक इलाइट जोनिन के यूनाइटेड फोर्सेस से था। जब सासोरी और दिएदारा गारा को कैप्चर करने आए तो उनका सामना नारुतो, सास्के और ओरोचिमारू से हुआ। ओरोचिमारू ने सासुरी के सारे पॉइजन्स को इजीली न्यूट्रलाइज कर दिया और दिएदारा के आर्ट को सास्के के लाइटनिंग स्टाइल ने काउंटर कर दिया। दोनों अकात्सुकी मेंबर्स बुरी तरह हार गए। काकजू और हिडान को पकड़ने के लिए टीम 7 जिराया और सुनाडे गए। सुनाडे के भयंकर स्ट्रेंथ ने काकजू के अर्थ स्टाइल बॉडी को चकनाचूर कर दिया और जिराया ने सेज मोड में हिडान को एक ऐसी टेक्निक में ट्रैप कर दिया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकता था। हार जीत के साथ अकात्सुकी कमजोर पड़ रहा था। आखिरकार सास्के ने डिसाइड किया कि अब इताची से बदला लेने का वक्त आ गया है। वो विलेज छोड़कर गया, लेकिन अकेला नहीं, ओरोचिमारू उसके साथ गया। मैं अपने स्टूडेंट की हेल्प करूंगा, लेकिन उसके मन में शायद इताची के शारिंगन वाली बॉडी को अपने अलग वेसल के रूप में क्लेम करने का ख्याल भी था। उन दोनों ने मिलकर इताची को फेस किया। बैटल भयंकर थी, लेकिन अंत में वो जीत गए। इताची अपनी मर्जी से मारा गया, अपने भाई को आखिरी बार मुस्कुराकर देखते हुए, और इससे सास्की की इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन अवेकन हो गई। ओरोचिमारू ने इताची की बॉडी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले लिया। इसी दौरान जिराया ने अकात्सुकी के लीडर पेन के बारे में डिस्कवर किया। वो उसे अकेले खत्म करने के लिए हिडन रेन विलेज जाने वाला था, लेकिन नारुतो और सुनाडे ने उसे अकेले जाने नहीं दिया। हम एक फैमिली है, नारुतो ने कहा, हम साथ में लड़ेंगे। तीनों सानिन ने नारुतो के साथ मिलकर पेन को फेस किया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो इतिहास में लिखी जानी थी। जिराया का सेज मोड, सुनाडे का ब्याक्यूओ सील और नारुतो का कुरमा इन्फ्यूज्ड सेज मोड ने पेन के 6 पास को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर में वो असली नागाटो तक पहुंचे। नागाटो जो नफरत और दुख से भरा हुआ था, उनकी बातों से आखिरकार बदल गया। उसने देखा कि जिराया का ड्रीम अभी भी जिंदा था नारुतो के रूप में। उसने उन्हें एक सेकंड चांस दिया और अपनी गलतियों को सुधारने का वादा किया। अपनी लैब में ओरोचिमारू ने इताची की बॉडी और उसकी आंखों पर रिसर्च की। उसने एक ब्रेक थ्रू अचीव किया। उसने इताची के मांगेक्यो शारिंगन को सास्के में ट्रांसप्लांट कर दिया, जिससे सास्के का इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन अवेकन हो गया। इस बीच नारुतो ने कुरामा के साथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली और कुरामा मोड मास्टर कर लिया, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। वक्त बीता। ओबिटो, जो अब अकेला पड़ गया था, उसने नागाटो को बिट्रे किया और उससे रिनेगान चुरा लिया। इस टाइमलाइन में ओरोचिमारू अच्छा था, इसीलिए ओबिटो का काबुटो के साथ कोई अलायंस नहीं हुआ। ओबिटो ने 4th ग्रेट निंजा वॉर डिक्लेयर कर दी, लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ व्हाइट जस्सु की आर्मी और गेडो माजो थे और मादारा कभी वापस रिजरेक्ट ही नहीं हुआ। जैसे ही वॉर शुरू हुई, नारुतो और ओरोचिमारू ने अपने सबसे बड़ी ट्रिक इस्तेमाल की। उन्होंने एडो टेंसे का यूज करके पास्ट होकागे हाशिरामा, तोबिरामा, हिरुzen और मिनाटो को रिजरेक्ट कर दिया। ये वॉर वन साइडेड थी। होकागे की पावर, 3 सानिन की स्ट्रेंथ और नारुतो और सास्के जो अब डेमीगॉड्स बन चुके थे, उनके सामने ओबिटो की आर्मी टिक नहीं पाई। आखिर में नारुतो ने ओबिटो को फेस किया। उसने ओबिटो के साथ फाइट नहीं की, बल्कि बातों से उसे हराया, जैसे उसने नागाटो को बदला था। उसने ओबिटो को भी उसके अंधेरे से बाहर निकाला और उसे एक सेकंड चांस दिया।
अपने आखिरी पलों में पछतावे से भरे ओबिटो ने रिने रीबर्थ टेक्निक का यूज करके जंग में मरे गए सभी लोगों को रिवाइव कर दिया और मरने से पहले उसने अपने दोनों रिनेगान नारुतो को दे दिया और उस पर यह विश्वास भी दिखाया कि वो आगे चल के होकागे जरूर बनेगा। सालों बाद दुनिया में शांति थी। हिरुzen बुढ़ापे से गुजर गया और ककाशी 5th होकागे बना क्योंकि इस टाइमलाइन में सुनाडे कभी होकागे नहीं बनी थी। पीस और प्रोस्पेरिटी का दौर था और नारुतो सच में खुश था। उसने हिनाता ह्यूगा से शादी की और उन्होंने एक प्यारी सी फैमिली बनाई। बोरुटो और हिमावारी पैदा हुए। तीनों लेजेंडरी सानिन जिराया सुनाडे और ओरोचिमारू नारुतो की फैमिली का एक इनसेपरेबल पार्ट बन गए। वो उसके बच्चे बोरुटो और हिमावारी के लिए ग्रैंडपा सेज, ग्रैनी सुनाडे और अंकल ओरोचिमारू थे। उन्हें अपने स्टूडेंट्स, अपने बेटे, अपने लेगेसी पर नाज था। जब ककाशी रिटायर हुआ तो नारुतो 6th होकागे बना, ना कि 7th। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। एक दिन जैसे किस्मत में लिखा था, मोमोशिकी और किनशिकी ओसुत्सुकी अर्थ पर आए, लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसे नारुतो से हुआ जो अपने पावर्स के पीक पर था। नारुतो ने अपने सारे मोड्स एक साथ एक्टिवेट किए, 6 पास, सेज मोड, कुरमा मोड, ब्याकुगो सील और स्नेक सेज मोड, और उसके पास अब रिनेगान भी था। वो एक ऐसी डिवाइन बीइंग लग रहा था जिसकी पावर्स का अब कोई लिमिट नहीं था। उसने अकेले ही दोनों ओसुत्सुकी को आसानी से डिफीट कर दिया और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। फ्यूचर में वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता रहा और हमेशा स्ट्रांग होता गया, और ऐसे ही सब लोग हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ वीडियो को लाइक, हाई पॉइंट ज़रूर दें, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।